ऐतिहासिक व्यक्तित्व। पन्नाधाय चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहां पद्मिनी के जौहर की अमर गाथाएं, मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वहीं पन्नाधाय की स्वामी भक्ति की कहानी भी अपना अलग स्थान रखती है। प्रमुख तथ्य। राजस्थान में ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति में पन्नाधाय का नाम मातृत्व, बलिदान, साहस एवं वात्सल्य का प्रतीक बन गया है। पन्नाधाय समर्पण एवं त्याग की प्रतिमूर्ति थी। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में अस्थिरता रही। सांगा के बाद रतन सिंह शासक बना, लेकिन सन 1531 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना, लेकिन राजा व उसकी मां हाड़ी रानी कर्मवती के व्यवहार से मेवाड़ के सामंत व जनता असंतुष्ट थी। बहादुर शाह के आक्रमण के कारण भी मेवाड़ को अपार जन धन की हानि उठानी पड़ी। सांगा के भाई पृथ्वीराज के औरस पुत्र बनवीर ने सन 1536 में विक्रमादित्य की हत्या करके मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वो विक्रमादित्य के छोटे भाई बालक उदय सिंह की भी हत्या करके निश्चिंत हो राज्य भोगना चाहता था। पन्ना उदय सिंह की धात्री मां थी और कर्मवती के जौहर के बाद उदय सिंह की सार संभाल की जिम्मेदारी पन्नाधाय पर आ गई थी। उदय सिंह मेवाड़ का भावी उत्तराधिकारी था, अतः बनवीर इस उत्तराधिकारी को भी समाप्त करके अपने राज्य को सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन पन्नाधाय एक वीरांगना थी, अतः उसने स्वामी भक्ति के अनुकरणीय लगन से उदय सिंह की रक्षा की। उदय सिंह की आयु का ही पन्नाधाय का पुत्र चंदन था। पन्नाधाय का आवास चित्तौड़ के किले में कुंभा महल में था। पन्नाधाय को जब जनाना खाने से चीखें निकलती सुनाई दी तो वो समझ गई कि रक्त पिपासु बनवीर हत्या के उद्देश्य से उदय सिंह को तलाश रहा है। उसने तुरंत बालक उदय सिंह को एक टोकरी में सुलाकर उसे पत्तियों से ढककर अपने विश्वस्त नौकर को उसे सुरक्षित महलों से बाहर निकालने का दायित्व सौंपा। राजसी वस्त्र पहनकर अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। सत्ता लोलुप बनवीर के आते ही पन्नाधाय ने अपने पुत्र की तरफ हाथ से संकेत कर दिया। बनवीर ने तलवार से पन्नाधाय के बालक को उदय सिंह समझकर हत्या कर दी। नन्हे बालक के शव का पन्ना ने तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया और स्वयं बालक उदय सिंह एवं स्वामी भक्त सेवक के पास पहुंचकर देवलिया के जागीरदार राम सिंह के पास पहुंची। वहां उसे पूरा सम्मान मिला। वहां से उदय सिंह को वो सुरक्षित स्थान कुंभलगढ़ ले गई। किलेदार आशा देपुरा का भांजा बनकर उदय सिंह वहां बड़ा हुआ। पन्नाधाय द्वारा किए गए इस त्याग जैसे बलिदान का उदाहरण कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता। पन्नाधाय के इस अविस्मरणीय बलिदान के कारण ही उसी दिन से पन्नाधाय को मेवाड़ की वीरांगना के रूप में सम्मान मिल रहा है। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राजनेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का तोहफा दिया बल्कि औद्योगिकरण की राह भी दिखाई। शास्त्री जी किसानों को जहां देश का अन्नदाता मानते थे, वहीं देश के सीमा प्रहरियों के प्रति भी उनके मन में अगाध प्रेम था, जिसके चलते उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। प्रमुख तथ्य। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर शास्त्री की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पांव से ही तय कर विद्यालय जाते थे।
यहाँ तक कि भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थीं, तब भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री विदेशी दासता से आजादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। वे भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 11 वर्ष के थे, तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया था। उनके इस निर्णय ने उनकी मां की उम्मीदें तोड़ दी। उनके परिवार ने उनके इस निर्णय को गलत बताते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे। लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश शासन की अवज्ञा में स्थापित किए गए कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। यहाँ वे महान विद्वानों एवं देश के राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। विद्यापीठ द्वारा उन्हें प्रदत्त स्नातक की डिग्री का नाम शास्त्री था, लेकिन लोगों के दिमाग में ये उनके नाम के एक भाग के रूप में बस गया। 1927 में उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी ललिता देवी मिर्जापुर की थी, जो उनके अपने शहर के पास ही था। उनकी शादी सभी तरह से पारंपरिक थी। दहेज के नाम पर एक चरखा एवं हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े थे। वे दहेज के रूप में इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहते थे। पृष्ठ संख्या 83। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री विह्वल ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया एवं कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे। आजादी के इस संघर्ष ने उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, तो इस छोटे से डायनेमो को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता एवं उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति बन गई। वे 1951 में नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री रहे। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए थे के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देश एवं संसद ने उनके इस अभूतपूर्व पहल को काफी सराहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि जो कुछ हुआ वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। रेल दुर्घटना पर लंबी बहस का जवाब देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, शायद मेरे लंबाई में छोटे होने एवं नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूँ। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूँ। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे एवं उसमें अपना भरपूर योगदान दिया। 1952, 1957 एवं 1962 के आम चुनावों में पार्टी की निर्णायक एवं जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा एवं चीजों को नजदीक से परखने की उनकी अद्भुत क्षमता का बड़ा योगदान था। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश खाद्यान्न की भारी कमी का सामना कर रहा था। इस समय अमेरिका की तरफ से भी खाद्य आपूर्ति में कटौती का अतिरिक्त दबाव था।
इस संकट का सामना करते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने घोषणा की कि अगले कुछ दिनों के लिए वो अपने पूरे परिवार के साथ शाम का भोजन छोड़ देंगे। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। विनम्र, दृढ़, सहिष्णु एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वे दूरदर्शी थे जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना के समान है। महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान हैं। पांडुरंग खान खोजे। प्रमुख तथ्य। खान खोजे का जन्म नवंबर 1884 में वर्धा में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक याचिका लेखक के रूप में काम करते थे। खान खोजे ने अपना बचपन वर्धा में बिताया, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए नागपुर जाने से पहले अपनी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी की। वो उस समय बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवादी कार्यों से प्रेरित थे। खान खोजे ने क्रांतिकारी तरीकों और सैन्य रणनीति में आगे के प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने का फैसला किया। जापान और चीन के राष्ट्रवादियों के साथ समय बिताने के बाद खान खोजे अंततः अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कृषि के छात्र के रूप में वॉशिंगटन स्टेट कॉलेज, जिसे अब वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी कहा जाता है, में दाखिला लिया और 1913 में स्नातक किया। विदेश में खान खोजे का प्रारंभिक राष्ट्रवादी कार्य 1908 के आसपास के समय का है, जब उन्होंने पंडित कांशीराम के साथ पोर्टलैंड, ओरेगन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। उनके कार्यों ने उन्हें उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों के करीब लाया, जिनमें तारकनाथ दास भी शामिल थे। अमेरिका में खान खोजे ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक भारतीय बौद्धिक शिक्षक लाला हरदयाल से मुलाकात की। हरदयाल ने एक प्रचार अभियान शुरू किया था, जिसमें एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, जिसमें भारत की स्थानीय भाषाओं में देशभक्ति के गीत और लेख शामिल थे। इन्हीं प्रारंभिक प्रयासों से वर्ष 1913 में गदर पार्टी उभर कर आई। पांडुरंग खान खोजे वर्ष 1913 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा स्थापित गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सामान्यतः गदर पार्टी के सदस्य पंजाब से संबंधित थे। इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी लड़ाई का नेतृत्व करना था। खान खोजे और मेक्सिको के मध्य संबंध। अमेरिका में सैन्य अकादमी में खान खोजे ने मेक्सिको के कई लोगों से मुलाकात की। खान खोजे 1910 की मैक्सिकन क्रांति से प्रेरित थे, जिसने तानाशाही शासन को उखाड़ फेंका था। जब वे भारतीय स्वतंत्रता के विचार पर चर्चा करने के उद्देश्य से अमेरिका में भारतीय कृषक मजदूरों से मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने मेक्सिको के श्रमिकों से भी मुलाकात की थी। वो पेरिस में भीकाजी कामा से मिले और अन्य नेताओं के साथ रूस में व्लादिमीर लेनिन से मुलाकात कर भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा। वो यूरोप में निर्वासन का सामना कर रहे थे और वो भारत नहीं जा सकते थे। इस दौरान उन्होंने मेक्सिको में शरण मांगी। मेक्सिको में कुछ मित्रों की सहायता से उन्हें मेक्सिको सिटी के पास चेपिंगो में नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उन्होंने मकई, गेहूं, दाल और रबर पर शोध किया, शीत और सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया तथा मेक्सिको में हरित क्रांति लाने के प्रयास में शामिल थे। पृष्ठ संख्या 84। बाद में 20वीं शताब्दी में भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले अमेरिकी कृषि विज्ञानी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिकन गेहूं की किस्म का भारत में उपयोग किया। खान खोजे मेक्सिको में एक कृषि वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित थे। प्रसिद्ध मैक्सिकन कलाकार डिएगो रिवेरा ने भित्ति चित्रों में खान खोजे को चित्रित किया था, जिसमें
अवर डेली ब्रेड शीर्षक भी शामिल था, जिसमें प्रमुख रूप से उन्हें एक मेज के चारों ओर बैठे लोगों के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया था। अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल के मुस्लिम शासकों में श्रेष्ठ और विख्यात अलाउद्दीन हुसैन शाह को माना जाता है। उसने कानून एवं व्यवस्था को फिर से लागू किया और हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद देकर एक उदार नीति अपनाई। उसका वजीर एक विद्वान हिंदू था, गोपीनाथ बसु उसका मंत्री, मुकुंद दास चिकित्सक, केशव क्षत्री प्रधान अंगरक्षक, अनूप टकसाल अधीक्षक आदि थे। प्रमुख तथ्य: 2 विद्वान भाई रूप और सनातन, जो पवित्र वैष्णव माने जाते थे, उनके प्रमुख अधिकारी थे। 1494 ईस्वी में उसने खलीफतुल्ला की उपाधि धारण की। उसने गौंड के स्थान पर इकदला को अपनी राजधानी बनाया। उसने लोदियों द्वारा पराजित जौनपुर के शर्की सुल्तान को शरण दी। वो बंगाल की गद्दी पर बैठने वालों में से अधिक लोकप्रिय शासकों में से था। अपने राज्य के आंतरिक शासन में पुनः व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से उसने राजमहल के संरक्षकों की शक्ति को दबाया। हुसैन शाह एक ज्ञानी एवं बुद्धिमान पुरुष था। उसके शासनकाल में बंगाली साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ। हिंदुओं के प्रति विशेष उदारता के कारण उसे कृष्ण का अवतार, नृपति तिलक और जगत भूषण आदि उपाधियां प्रदान की गईं। सत्यपीर नाम के एक आंदोलन की शुरुआत भी हुसैन शाह की थी। अलाउद्दीन हुसैन शाह की वर्ष 1519 ईस्वी में मृत्यु हो गई।